नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इजराइल के द्वारा पैलेस्टीनियंस के लिए लाए गए एक नए कानून के बारे में। ये कानून एक तरह से प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों को रोक रहा है। तो अगर पैलेस्टीनियन सिटीजन्स किसी विदेशी नागरिक के साथ एक रिलेशनशिप में आते हैं तो उन्हें ये सरकार के सामने डिक्लेयर करना होगा और कई तरह के उन पर रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगे। ये रूल्स इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ समय पहले जारी किए थे, लेकिन 5 सितंबर से इन्हें लागू किया गया है। हालांकि जब ये लेक्चर में रिकॉर्ड करने जा रहा था उस समय कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि इजराइल सरकार ने ड्यू टू ऑल द नेगेटिव प्रेस कुछ हफ्तों के लिए इस रूल को अभी रोक दिया है, लेकिन एग्जैक्ट स्थिति क्या है वो स्पष्ट नहीं है। तो यहां पर राइट टू प्राइवेसी या फिर यूनाइटेड नेशंस के रूल किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनके साथ, और वेस्ट बैंक क्या है, पैलेस्टाइन क्या है, ये सब बातें मैं आपको इस लेक्चर में डिटेल में बताने वाला हूं। पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे लेक्चर के अपडेट्स के लिए। तो ये है इजराइल का नक्शा और इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ टेरिटरी जो डार्क कलर में नजर आ रही है ये है वेस्ट बैंक और ये है गाजा स्ट्रिप। तो ये दोनों येलो कलर्ड एरियाज आज के समय प्रैक्टिकली पैलेस्टाइन बनाते हैं। इसे वेस्ट बैंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक जॉर्डन नदी बहती है और इस जॉर्डन नदी का पश्चिमी तट ये वाला इलाका है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द वेस्ट बैंक। पैलेस्टाइन की ज्यादातर आबादी इसी एरिया में रहती है। गाजा में भी आबादी है लेकिन ज्यादा आबादी वेस्ट बैंक पे रहती है और इसकी ज्योग्राफी देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि ये कंप्लीटली लैंडलॉक्ड एरिया है। यहां पर कोई अन्य देश के साथ आना जाना पॉसिबल नहीं है। केवल जॉर्डन के साथ एक यहाँ पर बॉर्डर है जो जॉर्डन नदी बनाती है। बाकी इजराइल इसे 3 तरफ से वेस्ट बैंक को घेर कर बैठा है। पश्चिमी तट का ये इलाका इजराइल ने 1967 में अपने कब्जे में लिया था। इसके पहले ये एरिया पर एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्डन देश का था, लेकिन 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल की अपने पड़ोसियों से लड़ाई हुई और इस लड़ाई में जीत हासिल करके उसने वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ पर मिलिट्री कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी रिलेशंस हैं वेस्ट बैंक के वो इजराइल ही कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर एक सिविलियन गवर्नमेंट भी है और उसे पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट कहा जाता है। लेकिन क्या पैलेस्टाइन एक इंडिपेंडेंट देश है? तो ये मामला काफी पेचीदा है। पैलेस्टाइन यूएन की नज़र में एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है, जस्ट लाइक वेटिकन। तो ये एक फुल फ्लेजेड मेंबर नहीं है जैसे कि भारत, अमेरिका या अन्य कोई भी नॉर्मल देश जो होते हैं उनकी तरह फुल फ्लेजेड यूएन का सदस्य ये नहीं है। दुनिया के कई देश इसे देश मानते हैं और कई देश इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते एज अ कंट्री। पैलेस्टाइन को अगर आप एक कंट्री के रूप में देखेंगे तो इसका ज्योग्राफी, इसका नक्शा काफी अजीब सा हो जाता है क्योंकि एक बड़ा टुकड़ा यहाँ वेस्ट बैंक में, एक छोटा टुकड़ा गाजा स्ट्रिप में, और दोनों में सरकार भी अलग अलग संगठन चलाते हैं। गाजा पट्टी में, गाजा स्ट्रिप में हमास नाम का एक संगठन सिविलियन गवर्नमेंट चलाता है, लेकिन हमास आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, इजराइल पर हमले करने में सबसे अग्रणी रहता है। इजराइल, यूएस और अन्य कई देश इसे आतंकवादी संगठन का दर्जा ही देते हैं। दे डोंट कंसिडर इट टू बी अ एक्चुअल गवर्नमेंट, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अभी वहां पर कंट्रोल हमास का है। दूसरी तरफ ये जो वेस्ट बैंक ज्यादा बड़ा टुकड़ा है, यहां पर कंट्रोल है फतह का। तो हमास और फतह का आपस में भी एक सिविल वॉर जैसा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि रोज गोलीबारी होती है, बट यस दे आर अपोज्ड इन मैनी थिंग्स। आपस में इनकी बनती नहीं है। तो फतह कंट्रोल करता है वेस्ट बैंक और ये थोड़े से हमास के कंपैरिजन में नर्म है। ये इजराइल की सरकार से बातचीत वगैरह करते हैं और इस सिविलियन सरकार को इजराइल रिकॉग्नाइज भी करता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल का अगर आप ये वाला बॉर्डर देखेंगे, इसमें प्रैक्टिकली 2 देश चल रहे हैं। एक देश पैलेस्टाइन और दूसरा देश है इजराइल। इसीलिए कई बार इसको 1 स्टेट 2 सिस्टम भी कहा जाता है। लाइट शेडेड एरिया में अलग तरह की सरकार है, अलग अधिकार दिए जाते हैं, यहाँ पर सिविल राइट्स हैं लोगों के पास। लेकिन जो डार्क शेडेड एरिया है वेस्ट बैंक और गाजा का, यहाँ पर लोगों के पास पूरे अधिकार नहीं है और इसमें कौन जा सकता है, कौन आ सकता है, इसको भी इजराइल कंट्रोल करता है वाया देयर डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इसमें एक कोजैट नाम का यूनिट है। ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसने अभी रिसेंटली कुछ रूल्स को अपडेट किया है कि कौन एंट्री और एग्जिट कर सकता है वेस्ट बैंक से। लेकिन वेस्ट बैंक में भी एक और पेचीदगी है। पूरा वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन की फतह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। पैलेस्टाइन के कई इलाकों पर इजराइल ने पिछले 30 सालों में अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया है और इन एरियाज को सेटलमेंट्स कहा जाता है। तो यहां पर आप जितने भी पर्पल या डार्क पर्पल कलर के एरियाज को देख रहे हैं, लाइट शेडेड जो ये पर्पल कलर के एरियाज हैं, दीज आर ऑल इजरायली सेटलमेंट्स। यहां पर इजराइल की सरकार ने अपने लोगों को भेजकर, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ज्यूज को भेजकर बसाना शुरू कर दिया है। लेकिन जो पुराने गांव हैं, जो पहले से हजारों सालों से चले आ रहे हैं, जो पुरानी बसावट है, वो मोस्टली यहाँ येलो कलर के एरियाज में है। तो जितने भी पुराने गांव या सिटीज हैं वो सारे पैलेस्टाइन सिविल कंट्रोल में है, यानी कि फातह की सरकार उन्हें कंट्रोल करती है। और जो दूर दराज के एरियाज हैं, खेत हैं, कम आबादी वाला क्षेत्र है, वहां पर इजराइल की सरकार ने जमीन अपने ज्यूइश लोगों को अलॉट करके उन्हें वहां बसाना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए वेस्ट बैंक में अभी जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिबेट है दैट इज रिगार्डिंग द इजरायली सेटलमेंट्स। यूएन कई बार कह चुका है कि ये सेटलमेंट्स पूरी तरह से इलीगल है क्योंकि वेस्ट बैंक की जो टेरिटरी है, पैलेस्टाइन की टेरिटरी है,
उसके अंदर इसराइल अपना एक और देश बना रहा है। तो ये भी इसराइल है, ये लाइट कलर की पर्पल टेरिटरी भी एक तरह से इसराइल है, और पैलेस्टाइन के तो केवल छोटे छोटे आइलैंड्स बन गए हैं। तो ये येलो कलर की टेरिटरी एक आइलैंड के रूप में आपको नजर आएगी पूरे वेस्ट बैंक में, और इनके बीच में आने जाने के लिए कई सारे चेक पोस्ट होते हैं, चेकिंग होती है, व्यापार इतना आसान नहीं है। अगर आबादी का गणित देखें तो वेस्ट बैंक में लगभग 30 लाख पैलेस्टीनियन अरब्स रहते हैं, और इनके पास सेल्फ रूल है, लेकिन ओवरऑल इजराइल मिलिट्री यहाँ पर कंट्रोल करती है, चेक पोस्ट वगैरह सब कुछ, सिक्योरिटी पूरी इजरायली मिलिट्री के कंट्रोल में है। और 4.5 लाख के आसपास इजरायली जू, 4 से 4.5 लाख के बीच में आबादी है, वो 132 सेटलमेंट्स में रहते हैं। तो ये छोटे छोटे गांव है या नई बस्तियां बसाई गई है जिन्हें सेटलमेंट्स या आउटपोस्ट कहा जाता है। दुनिया के लगभग सभी देश इन सेटलमेंट्स को ऑफिशियली इलीगल कहते हैं। अगर दबी जबान कभी सपोर्ट करते भी हैं तो ओपनली कोई सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर किसी ने ये सपोर्ट कर लिया तो आप समझिए इंटरनेशनल ऑर्डर को एक झटका लग जाएगा। मान लीजिए कि आज यूएसए कहना शुरू करता है कि आप किसी और देश पर हमला करके वहां अपने लोग बसा सकते हैं, तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के, समझौतों के खिलाफ हो जाता है। लेकिन अमेरिका सबसे बड़ा सपोर्टर है इसराइल का इस सेटलमेंट के मामले में, और सेटलमेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर जगह यूएस इसराइल का साथ देता है। लेकिन वेस्ट बैंक में जूइश और अरब्स की लाइफस्टाइल पूरी तरह से अलग है। इनफैक्ट वेस्ट बैंक में केवल अमीर जूस जाकर बसना शुरू हुए थे, जिनके पास पैसा था, जो जाकर ज़मीनें खरीद सकते थे, उन्होंने सरकार से ज़मीनें अलॉट करवा ली और वहां जाकर फार्म हाउस स्टाइल में रहने लगे। लेकिन अब इजरायली सरकार इस पर्पल कलर के एरिया में रहने वाले जूइश लोगों के साथ तो अलग तरह का बर्ताव करती है, उन्हें अलग अधिकार मिले हुए हैं, जैसा कि नॉर्मल जूइश सिटीजन्स को मिले हुए हैं इसराइल में, उसी प्रकार के इन्हें अधिकार मिलते हैं। लेकिन जो येलो एरियाज में रहने वाले पैलेस्टीनियंस हैं उन्हें बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, और इसीलिए इसे एक मॉडर्न डे अपार्थेड रेजिम माना गया है। जैसा साउथ अफ्रीका में अपार्थेड चलता था वैसा ही कुछ अपार्थेड यहाँ पर चल रहा है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में। तो ये टेरिटरीज पैलेस्टाइन की है, और इसराइल का जो 55 साल का यहाँ ऑक्यूपेशन है उसको यूएन ओपनली कहता है कि ये अपार्थेड है। यूएन की कई रिपोर्ट्स में ओपनली इसे अपार्थेड कहा गया है। लेटेस्ट 25 मार्च 2022 को यूएन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई थी इस पर, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज पर। हर साल ये लोग रिपोर्ट निकालते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अपार्थेड सिस्टम से क्या मतलब है, आप इस ग्राफिक के माध्यम से समझिए। सबसे पहला, इन पैलेस्टीनियंस को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी वेस्ट बैंक में रह रहे हैं दे कैन नॉट वोट एट ऑल, उनका कोई हक नहीं है इजराइल की सरकार को चलाने में। लेकिन कंट्रोल उन्हें कौन करता है? मिलिटरीली कंट्रोल इजराइल की सरकार करती है। वेस्ट बैंक में रहने वाले पैलेस्टीनियंस इजराइल के किसी भी इलाके में कदम नहीं रख सकते, और वेस्ट बैंक में भी केवल वो वहीं जा सकते हैं जो पैलेस्टाइन सरकार की एरियाज हैं, यानी कि जो येलो कलर के आइलैंड्स हैं, केवल आप उन्हीं में जा सकते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने, और उसमें भी बीच में आपको बहुत सारे चेक पोस्ट फेस करने पड़ेंगे। गाजा स्ट्रिप के जो पैलेस्टीनियंस हैं वो तो कहीं बाहर कदम नहीं रख सकते, वो वेस्ट बैंक भी नहीं जा सकते। और इसके अलावा 65 लाख पैलेस्टीनियंस अपना देश छोड़कर 1940s और 50s में जो गए थे वो आज भी दुनिया के कई अलग अलग देशों में रह रहे हैं। तो एक तो वोट देने का अधिकार नहीं है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, और उसके साथ साथ राइट टू प्राइवेसी और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जैसे अधिकारों पर भी इसराइल हनन कर लेता है। इसराइल की पूरी ऐतिहासिक टेरिटरी जिसमें पैलेस्टाइन, इसराइल सब कुछ शामिल कर रहे हैं, उसका 90% एरिया इसराइल की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जितनी भी क्रॉसिंग्स है उसे भी इसराइल की मिलिट्री कंट्रोल करेगी। एयर स्पेस इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो पैलेस्टीनियंस हैं वो केवल 10% लिमिटेड कंट्रोल है, वो भी मोस्टली जो नगर पालिका के पास ड्यूटीज होती हैं, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटीज की जो पावर्स हैं वो उन्हें मिले हुए हैं। उसके अलावा कोई मेजर पावर, खास करके अपनी जमीन पर अधिकार, एक से दूसरी जगह फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाला अधिकार उन्हें नहीं मिला हुआ है। इसी सिस्टम के कारण डेमोक्रेसी इंडेक्स में, रैंकिंग्स में इसराइल कभी भी टॉप 10-20 में नहीं आता, जबकि इसराइल की डेमोक्रेसी अच्छी है, लेकिन वो केवल इसराइल वाले एरियाज के लिए है, पैलेस्टाइन वाले एरियाज के लिए नहीं है। तो इकोनॉमिस्ट के डेमोक्रेसी इंडेक्स के अनुसार इसराइल को एक फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर रखा जाता है। हालांकि मिडिल ईस्ट में ये सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी है। मिडिल ईस्ट में इट इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक नेशन, और यहाँ पर रैंक 1 नॉर्वे की है, रैंक 46 इंडिया की है। तो यहाँ पर इसराइल की रैंक 23 है, लेकिन फिर भी ये फ्लॉड डेमोक्रेसी है। सो इट्स अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। इसराइल की रैंकिंग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 88 थी, और लेटेस्ट रैंकिंग्स बता रहा हूँ 2022 की। नॉर्वे इसमें भी रैंक 1 पे है, भारत काफ़ी पिछड़ गया है, रैंक 142 पे है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसराइल की सरकार पैलेस्टीनियंस की प्राइवेट लाइफ्स को कंट्रोल करती है। तो देखिए, वेस्ट बैंक में आने जाने का रिस्ट्रिक्शन, वेस्ट बैंक में अंदर एंटर होने और बाहर निकलने की अनुमति इसराइल की सरकार के द्वारा दी जाती है, और इसके लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाते हैं। एक लंबा इजरायली कानून है जो ये कहता है कि किसी भी विदेशी व्यक्ति को पैलेस्टाइन के इस एरिया में बसने का अधिकार नहीं मिलेगा, उसे रेजिडेंसी स्टेटस नहीं मिलता है आसानी से। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आगे बताता हूँ किस तरह के रूल्स हैं। तो होता यह है कि मान लीजिए
कि कोई पैलेस्टीनियन परिवार 1950 के दशक में अपना देश छोड़कर टर्की में जाकर बस गया, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि टर्की में एक परिवार रहता है। अब उनका कोई परिवार यहाँ पर वेस्ट बैंक में रह रहा है, दोनों के परिवारों के बीच में एक रिश्ता होता है, शादी हो जाती है और लड़की टर्की से पैलेस्टाइन में आकर रहकर अपने पति के साथ रहना चाहती है, तो वो यहाँ पर आकर नहीं रह पाएगी क्योंकि इजराइल उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप इसको लेकर कंप्लेन कर चुके हैं कि इजराइल की पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेटरी, क्रूअल और आर्बिट्ररी है। और ये आज का मुद्दा नहीं है, ये कई सालों से मुद्दे चल रहे हैं। और उसके अलावा एक घरों से निकालने का भी इशू है जो अनरिलेटेड है अभी इससे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ओवरऑल पैलेस्टीनियंस की प्लाइट से ही जुड़ा हुआ है। तो अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है कोजैट का, इसको अगर हम देखें तो इन्होंने ये रिपोर्ट प्रकाशित करी थी, फरवरी में कर दी थी, लेकिन इसे लागू अभी किया जा रहा है। तो इसमें रूल्स हैं, प्रोसीजर फॉर एंट्री एंड रेजिडेंस ऑफ फॉरेनर्स इन जुडिया एंड समारिया। अब ये जुडिया और समारिया क्या है, तो ये वेस्ट बैंक वाला ही क्षेत्र है, इसके बिब्लिकल नाम है। तो बाइबल में इस क्षेत्र को जुडिया और समारिया कहा जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब पैलेस्टीनियंस पर ये रिस्ट्रिक्शन तो पहले से थे कि अगर वो टर्की से लड़की परिवार छोड़कर अपना पैलेस्टाइन में अपने पति के परिवार के साथ आकर रहना चाहती है तो उसको परमिशन इजराइल की सरकार ही देगी। तो ये रेजिडेंसी वाले जो राइट्स और विजिटर के परमिट भी है, मान लो उसके माँ बाप भी उसको विजिट करना चाहते हैं उसके ससुराल में, तो भी परमिशन इजराइल की सरकार से लेनी होगी, जो अक्सर नहीं दी जाती है। उसमें अब एक नया बदलाव आया है 5 सितंबर से। अब तो सरकार ये कह रही है कि मान लीजिए आप ऐसे ही घूमने फिरने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, किसी भी कारण से वेस्ट बैंक में आए हैं और आपको किसी पैलेस्टीनियन से प्यार हो जाता है या आप रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, तो आपको तुरंत इजराइल की गवर्नमेंट को बताना होगा विद इन 30 डेज ऑफ स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप। और इसी व्यक्ति से अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपको 27 महीने बाद एक बार पैलेस्टाइन छोड़कर 6 महीने वापस अपने देश जाकर रहना होगा। तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली टर्की में रहने वाले माँ बाप अपनी बेटी के साथ पैलेस्टाइन आते हैं कि चलिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लेते हैं, रिश्तेदारों के घर चल के सबसे मिल लेते हैं। तो जैसा कि अक्सर आप देखते हैं एनआरआई परिवार भी भारत में आकर लड़का या लड़की ढूंढते हैं। तो इस तरह से अगर कोई परिवार यहाँ पर आता है, 1 महीना रहता है, कई लोगों से मिलते जुलते हैं और सगाई तय हो जाती है, तो विद इन फ्यू डेज दे हैव टू इन्फॉर्म दी इजरायली अथॉरिटी। तो अगर आप किसी पैलेस्टीनियन आईडी होल्डर महिला या पुरुष से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, सगाई, शादी या जो भी, इवन आप प्यार में ही हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, तो भी आपको सरकार को बताना ज़रूरी है। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी लगाए गए हैं। 150 से ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा अब नहीं दिए जाएंगे और 100 से ज़्यादा फॉरेन लेक्चरर्स को पैलेस्टाइन में अनुमति नहीं मिलेगी। इस तरह की कोई लिमिट्स इजराइल की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। और एक और स्ट्रिक्ट लिमिटेशन है ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा की। तो आपको अब वीज़ा लंबे समय का नहीं मिलेगा, केवल छोटे समय का वीज़ा मिलेगा। तो अगर कोई लड़का लड़की ढूंढने आ रहा है 2 महीने का प्लान लेकर, तो इतने महीने का शायद वीज़ा अब नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है एनजीओज वगैरह के साथ वेस्ट बैंक में, तो उन्हें भी कुछ महीनों से ज़्यादा का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट यही होगा कि जो ऑलरेडी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और कई परिवार अब यही तय करेंगे कि अगर हमें अपने बच्चों की शादियां करवानी है तो उन्हें दूसरे देश भेजना पड़ेगा। अगेन वो टर्की वाले परिवार का एग्जांपल ले लेता हूं। तो अब वो लड़की के माँ बाप यही कहेंगे कि आपका लड़का पैलेस्टाइन में रह रहा है, उसे आप टर्की भेज दो या और किसी देश में भेज दो, तभी हम अपनी बेटी की शादी करवाएंगे, वरना ये दोनों साथ तो यहाँ पर रह नहीं सकते पैलेस्टाइन में। सो दिस विल ब्रेकअप फैमिलीज फर्दर। तो इससे परिवारों के ऊपर बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। अब ये वाला जो कानून है कहीं ना कहीं यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 12 क्या कहता है? नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस विद हिज प्राइवेसी, फैमिली, होम और कॉरेस्पॉन्डेंस, नॉट टू अटैक अपॉन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से धीरे से वापस पढ़िए आप, कि प्राइवेसी का अधिकार यूएन दे रहा है। ये जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में आया था उसमें अधिकार दिया गया था। एवरीवन हैज द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट सच इंटरफेरेंस ऑफ और अटैक्स। और इसमें परिवार डेफिनेटली शामिल है, क्योंकि आर्टिकल 16 इसी डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का ये कहता है कि राइट टू मैरी, शादी करने का अधिकार एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। आप परिवार चलाएंगे। फैमिली एक नेचुरल यूनिट है प्रकृति में। फैमिली इज द नेचुरल एंड फंडामेंटल ग्रुप यूनिट ऑफ सोसाइटी। इसी से समाज बनता है और एक परिवार को बचाने का जो जिम्मा है वो सोसाइटी और स्टेट का है। तो सरकार ऐसे नियम ना बनाए जिससे परिवार टूटें, परिवार बिखरें। और इसमें यह भी ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी शादी कर सकता है बिना धर्म और बिना नेशनैलिटी के ज़्यादा लिमिटेशंस के। यानी कि एक दुनिया में हर व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए कि वो दुनिया की किसी भी नेशनैलिटी, किसी भी देश की पुरुष या महिला या धर्म के पुरुष या महिला से शादी कर सके और उन्हें पूरा प्रोटेक्शन मिले। दे शुड हैव इक्वल राइट्स जो दूसरों को मिलते हैं ड्यूरिंग द मैरिज, डिसोल्यूशन, मैरिज टूटते समय या शादी के दौरान भी। तो मैरिज, हाँ बस ये ज़रूर कहा गया है कि शादी दोनों एडल्ट्स की सहमति से होनी चाहिए, ज़बरदस्ती किसी का विवाह नहीं हो। तो शादी से संबंधित या फिर
राइट टू फैमिली से रिलेटेड जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 16 में क्लियरली डिफाइन किए गए हैं और इनके खिलाफ इसराइल का ये नया कानून है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड करने ही जा रहा था मैं, उसी समय रिपोर्ट्स, कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसराइल अभी कुछ हफ्तों के लिए इस रूल को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, लेकिन एक बार अगर रूल आ गया है तो आज नहीं तो कल उसे इम्प्लीमेंट तो होना ही है। उसके अलावा भी आपको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और सेटलमेंट्स के बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने आपको इस लेक्चर में दे दी है। पीडीएफ्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। आप यहाँ पर ना केवल क्लासेस बल्कि अन्य कई बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। महिपाल कोड को इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन हैं। आइकॉनिक में कई एडिशनल बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल हैं। आपको कोई भी डाउट है सब्सक्रिप्शन से संबंधित, बेस्ट डिस्काउंट या इनफैक्ट इन जनरल यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में भी आपको हमारे काउंसलर हेल्प करेंगे। आप 7825860095 नंबर पर कॉल कीजिए। सभी कोर्सेज 0% EMI पर अवेलेबल हैं। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रविवार को होता है कॉम्बैट, इसमें पार्ट लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।